प्रेमपाल बेनीवाल डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल जो मान सिंह जी खिंची द्वारा संचालित है, इसलिए मैं मान सिंह जी खिंची का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस यूट्यूब चैनल पर आपने इंग्लिश लिटरेचर, राजनीति विज्ञान, इतिहास, गणित से संबंधित बहुत सारी जीके की वीडियो देखी है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने भूगोल का पोर्शन है वो शुरू करते हैं। भूगोल के बारे में अपने बहुत कुछ सुना है। भूगोल के प्रश्न है वो प्रत्येक कंपटीशन के अंदर अपने को देखने को मिलते हैं। उसी कड़ी को अपने आगे बढ़ाएंगे। इसमें छोटी छोटी बातों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो इसकी शुरुआत करते हैं। भूगोल शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, भू प्लस गोल, अर्थात पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है। इससे अपने को इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी या इसका अर्थ है वो सही ढंग से व्यक्त नहीं हो रहा है कि भू प्लस गोल यानी पृथ्वी गोल है। इसका जो अंग्रेजी शब्द है वो है जियोग्राफी। जियोग्राफी शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है जियो और दूसरा है ग्राफोज। जियो प्लस ग्राफोज। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोज का अर्थ है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। इससे अपने को सही इस भूगोल शब्द की जानकारी मिल रही है कि भूगोल क्या है, पृथ्वी का वर्णन, यानी कि इसके अंदर पृथ्वी के बारे में बताया गया है। यह किस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे इसका नाम आया, किस प्रकार से इसकी संरचना है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, आकाश के बारे में, आकाश गंगाओं के बारे में, सौरमंडल के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, ये सारी जानकारियां अपने को मिलती है। और इसके साथ साथ पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन भी किया जाता है। स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है, ये सारी बातें अपने को इसके अंतर्गत स्पष्ट होती है। यह तो इसका सामान्य अर्थ था। जियोग्राफी शब्द है वो अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन जियोग्राफी शब्द कैसे आया, इसकी अगर अपने बात करें तो इसी बात के अंतर्गत अपने आता है कि भूगोल के जनक कौन है। यह बात समझनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। भूगोल शब्द की अगर बात करें, अलग अलग कंपटीशन की बुक में भूगोल के जनक या पितामह की बात करते हैं तो अलग अलग नाम आते हैं। कई जगह आपने देखा होगा इरेटोस्थनीज का नाम आता है। बहुत सारी बुकों के अंदर इरेटोस्थनीज शब्द आता है और कई बुकों के अंदर हिकेटियस शब्द अपने को देखने को मिलता है। इरेटोस्थनीज और हिकेटियस की बात करें, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इरेटोस्थनीज जनक है या हिकेटियस है, कौन सा है। 11वीं की अगर बात करें बुकों की तो 11वीं की किताब के अंदर भौतिक भूगोल की जो किताब है उसका पहला जो अध्याय है उसके अंदर प्रश्न आता है कि भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो उसके अंतर्गत उत्तर आता है इरेटोस्थनीज। जबकि अगर 12वीं कक्षा की बात करें, 12वीं की मानव भूगोल की किताब जिसमें पहला लेसन है मानव भूगोल के अंतर्गत प्रकृति और विषय क्षेत्र, उसके अंदर हिकेटियस को जनक माना गया है। इरेटोस्थनीज की और हिकेटियस की अगर बात करें तो ये दोनों ही विद्वान यूनानी विद्वान थे। इरेटोस्थनीज का है वो 276 ईसा पूर्व से लेकर 194
ईसा पूर्व का काल था, जबकि हिकेटियस है वो 500 ईसा पूर्व इसका टाइम था। यह 276 से 194 ईसा पूर्व का है और यह 500 ईसा पूर्व का है। यानी हिकेटियस है वो इरेटोस्थनीज से 200-250 साल पहले आया था। हिकेटियस ने भूगोल उस टाइम के अंदर अगर कहें तो अपने आप में कोई विषय से संबंधित नहीं था, लेकिन भूगोल से संबंधित इन्होंने बातें बताई थी, इसलिए बहुत सारे विद्वान है, भूगोलवेत्ता है, वो हिकेटियस को इसका जनक मानते हैं। लेकिन अगर सर्वमान्य बात करें तो भूगोल का जनक है वो इरेटोस्थनीज को ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इरेटोस्थनीज ही वह व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम भूगोल शब्द दिया था। यानी भूगोल शब्द अपने हिंदी का शब्द है, इन्होंने जो शब्द दिया था, इन्होंने एक बुक लिखी थी जियोग्राफिया। जियोग्राफिया के अंदर इन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था और इसी जियोग्राफिया शब्द को बाद में अंग्रेजी के अंदर जियोग्राफी शब्द में रूपांतरित किया गया और आज अपने जियोग्राफी शब्द है वो देखते हैं। तो जनक माना जाने का मुख्य कारण इन्होंने भूगोल शब्द यानी जियोग्राफी शब्द दिया था। इसके अलावा इन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि के बारे में जो जानकारी दी थी, सही आंकड़ा दिया था, वह आंकड़ा देने के कारण भी इनको इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक माना जाता है। और इसके साथ साथ इन्होंने भूगोल को सर्वप्रथम व्यवस्थित करने का कार्य किया था, इसलिए भी इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक माना जाता है और इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक भी माना जाता है। ये तो थी अपने इसके जनक की बात की थी कि यह शब्द कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। भूगोल वैसे तो पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही भूगोल शुरू हो चुका था, लेकिन इसे अलग विषय के रूप में जो मान्यता है वो 19वीं शताब्दी में प्राप्त हुई थी। भूगोल वर्तमान के अंदर अगर बात करें तो भूगोल की बहुत सारी शाखाएं हैं, लेकिन इसके दो मुख्य भाग हैं। एक भौतिक भूगोल जो हमेशा से चला आ रहा है और दूसरा मानव भूगोल। भौतिक भूगोल भूगोल की मुख्य शाखा है जो हमेशा से चली आ रही है, यानी जब से भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं भौतिक भूगोल का चलन है वो चल रहा है। मानव भूगोल की उत्पत्ति बाद में हुई थी। अगर भौतिक भूगोल की बात करें तो भौतिक शब्द से ही अपने को पता चल रहा है फिजिकल यानी कि प्राकृतिक, भौतिक यानी कि ऐसी चीजें जिनका निर्माण प्रकृति ने किया है, जो चीजें नेचुरल बनी हुई है, नेचर ने जिसका निर्माण किया है, तो वो तो है भौतिक भूगोल। और मानव भूगोल यानी कि जिसके अंतर्गत मानव से संबंधित, व्यक्ति से संबंधित, लोगों से संबंधित, उनके क्रियाकलापों से संबंधित जो जानकारियां मिलती है वो मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। 20वीं शताब्दी के अंदर भूगोल के अंदर दो अलग अलग विचारधाराएं आई थी, जिसके अंतर्गत सांस्कृतिक भूगोल और प्राकृतिक भूगोल, ये दो बातें देखने को मिली थी। विद्वानों में अलग अलग मतभेद हुए थे, द्वैतवाद की विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है, और वहां से भूगोल दो शाखाओं में विभाजित हो गया, एक भौतिक भूगोल और एक मानव भूगोल। भौतिक भूगोल की अगर बात करें तो जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं जिनका निर्माण प्रकृति ने किया है वो सारी भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती है। अगर भौतिक भूगोल के जनक की बात करें, इसके भी दोनों के यानी कि कहां से उत्पत्ति हुई है, अगर इन दोनों की बात करें तो इनमें भी जनक है वो अलग अलग है। मानव भूगोल जो कि अपने 12वीं क्लास में भी पढ़ते हैं और बीए सेकेंड ईयर के अंदर ये पार्ट आता है, तो इसका जनक तो माना जाता है फ्रेडरिक रेटजेल को। फ्रेडरिक रेटजेल जिन्होंने निश्चयवाद का सिद्धांत भी दिया था,
आगे की जो अपनी वीडियो आएगी उसके अंदर फ्रेडरिक रेडजेल के बारे में भी बात करेंगे। यह जर्मनी के थे। और भौतिक भूगोल के जनक की बात करें, भौतिक भूगोल का जनक पोसिडोनियस को माना जाता है। पोसिडोनियस यह भी यूनानी विद्वान थे। यह भौतिक भूगोल के जनक माने जाते हैं। और मानव भूगोल के जनक है वो फ्रेडरिक रेडजेल को माना जाता है। ये जर्मनी के थे, ये यूनान के थे। इन्होंने समुद्र विज्ञान नामक एक पुस्तक लिखी थी, इसलिए इन्हें समुद्री विज्ञान का जनक भी माना जाता है। अब अपने बात करते हैं इनकी शाखाओं के बारे में कि भौतिक भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं। क्योंकि भौतिक भूगोल यानी भूगोल अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, सब्जेक्ट है। इसके बारे में कम शब्दों में अगर अपने पढ़ना चाहे तो नहीं पढ़ सकते हैं। यह अपने आप में बहुत ही ज्यादा व्यवस्थित है। खगोलीय भूगोल, समुद्री भूगोल, भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जैव भूगोल, मृदा भूगोल और पर्यावरण भूगोल, ये भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं। खगोलीय भूगोल जिसके अंतर्गत पृथ्वी से बाहर जितने भी आकाशीय पिंड है, जैसे चंद्रमा है या ग्रहों की बात करें, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, या फिर अपने सौर मंडल से बाहर आकाश गंगाओं की, निहारिकाओं की बात करते हैं, उन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरी शाखा है अपनी समुद्री भूगोल। समुद्री भूगोल यानी कि इसके अंतर्गत महासागरों, सागरों, समुद्रों, खाड़ियों, इन सभी के बारे में अध्ययन किया जाता है। जितना भी जलीय भाग है उसका अध्ययन समुद्री भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। समुद्री भूगोल का जनक है वो पोसिडोनियस को माना जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। भू आकृति विज्ञान, भू आकृति यानी कि पृथ्वी के अंदर की आकृतियां, पृथ्वी का आकार नहीं, पृथ्वी के आकार के बारे में अगले टॉपिक पे अपने बाद में चर्चा करेंगे। यह है भू आकृति यानी कि पृथ्वी के धरातल की आकृतियों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो धरातलीय भाग है उसमें पर्वत है, पठार, मैदान, इन सभी के बारे में इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। पर्वत, पठार, मैदान, खाड़ियां, जो भी ऊंचे नीचे भाग है यानी कि उच्चावच, उनके बारे में भूआकृति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। फिर है जलवायु विज्ञान। जलवायु यानी कि लंबी अवधि की वायुमंडलीय दशाएं जलवायु कहलाती है, या अपने कह सकते हैं लंबी अवधि का मौसम है वो जलवायु कहलाता है, जो दो शब्दों जल और वायु से मिलकर बना हुआ है। इसके अंतर्गत किसी स्थान का तापमान, बरसात, वायुदाब, आर्द्रता, इन सभी बातों का अध्ययन किया जाता है। अगली अपनी जो इसकी शाखा है वो है जैव भूगोल। जैव यानी जीवों से संबंधित। पृथ्वी के धरातल के ऊपर मानव है, पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, जीव जंतु है, कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंगे हैं, हर प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं जिनका निर्माण प्रकृति ने किया है। तो जैव भूगोल का अध्ययन भी भौतिक भूगोल की एक शाखा के रूप में किया जाता है। फिर अगला लास्ट से पहला कि मृदा भूगोल। मृदा भूगोल यानी कि मिट्टियों के बारे में, जितने भी प्रकार की विश्व के अंदर, भारत के अंदर, राजस्थान के अंदर जितनी भी प्रकार की मिट्टियां हैं उनके प्रकार के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, उनके अंदर किस प्रकार के खनिज है, कौन से की कमी है, किन की अधिकता पाई जाती है, उनका रंग कैसा है, कौन से इलाके में पाई जाती है, उन सभी का अध्ययन मृदा भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और लास्ट इसकी जो शाखा है वो है पर्यावरण भूगोल। पर्यावरण यानी कि यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, यानी हमारे चारों ओर क्या है उसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। जो हमारे चारों ओर सांस्कृतिक वातावरण भी हो सकता है, प्राकृतिक वातावरण भी हो सकता है। सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत, सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत यानी कि
जो भी नगर या गांव है, नगरीय या ग्रामीण बस्तियों के आकार है, उनके प्रतिरूप है, उनका अध्ययन किया जाता है। और प्राकृतिक के अंतर्गत जो भी प्रकृति की देन है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान या फिर जंगल वगैरह, उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। भूगोल की शाखाओं की बात कर रहे हैं तो इसकी दूसरी शाखा है वो है मानव भूगोल। मानव भूगोल, मानव भूगोल की शाखा, इसका भी विषय क्षेत्र है वो काफी व्यापक है, बड़ा है। इसके अंतर्गत बहुत सारी शाखाएं आती है। उनमें पहली शाखा है आर्थिक भूगोल। आर्थिक शब्द से ही अपने को पता चल रहा है, यानी कि ऐसे कार्य जो आर्थिक रूप या आर्थिक कार्य के लिए पैसा कमाने के लिए किए जाते हैं। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जैसे कृषि, कृषि के अंतर्गत जितने भी प्रकार की फसलें हैं, किस मौसम में बोई जाती है, कितना उनको तापमान चाहिए, कैसी जलवायु होनी चाहिए, कितनी बरसात होनी चाहिए, किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए, वो सारी बातें, कौन कौन सी फसलें होंगी, उनसे संबंधित सारी बातों का अध्ययन कृषि भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, जो आर्थिक भूगोल की एक शाखा है। कृषि के अलावा उद्योग, जितने भी प्रकार के उद्योग हैं उन सभी का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। उद्योग चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, वृहत उद्योग यानी बड़े पैमाने के, लघु उद्योग या कुटीर उद्योग यानी घरेलू उद्योग, उन सभी का इसी के अंदर अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा परिवहन, व्यापार, इनका भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि परिवहन के द्वारा और व्यापार के द्वारा भी अपने को आर्थिक लाभ पहुंचता है। आर्थिक भूगोल के अलावा इसकी जो दूसरी शाखा है उसकी बात करें तो वो है राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक शब्द से अपने को पता चलता है यानी कि पॉलिटिकल, यानी इसके अंतर्गत दो इसके मुख्य भाग है, एक है सेना और दूसरा है निर्वाचन। सेना यानी कि जिसका एक उद्देश्य होता है राजनीतिक, राजनीतिक सीमाएं होती है, तो सेना का प्रयोग है वो, जैसे भारत एक देश है तो इसकी रक्षा के लिए अपने को सेना चाहिए, तो उसका अध्ययन है वो राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। और निर्वाचन यानी राजनीति अपने सुनते हैं जिसमें नेता वगैरह होते हैं, तो उनका चुनाव कैसे कराया जाता है, तो निर्वाचन से संबंधित बातें भी राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ी जाती है। अगली अपनी जो शाखा है वो है अधिवास भूगोल। अधिवास यानी कि जहां पर मानव रहता है, आवास करता है, उसका निवास स्थान अधिवास। तो इसके अंतर्गत नगरीय, दो प्रकार के अधिवास होते हैं, एक नगरीय और दूसरा ग्रामीण। दो प्रकार के अधिवास है, एक नगरीय अधिवास और दूसरा है ग्रामीण अधिवास। नगरीय अधिवास, नगर यानी कि सिटी, टाउन, तो उनके अंतर्गत क्या है, चाहे वो बड़ा मेगा सिटी हो सकती है, वो सारी इसी के अंतर्गत आएगी। नगरीय भूगोल के अंदर नगरों के अंदर जो भी क्रियाकलाप कार्य किए जाते हैं, कैसे उनका रहन सहन है, वो सारी नगरीय भूगोल के अंतर्गत आएगी। और दूसरी इसका जो भाग या शाखा है वो है ग्रामीण, तो जिसके अंतर्गत गांव से संबंधित जानकारियां अपने को मिलेगी। अधिवास भूगोल के अलावा यहां पर जो अगली शाखा है वो है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल के अंतर्गत समाज से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाएगा, यानी कि मानव के किस प्रकार के क्रियाकलाप है, किस प्रकार वो समाज के अंदर रहता है, किस प्रकार की उसकी व्यवस्थाएं हैं, उन सभी का अध्ययन किया जाएगा। अगली शाखा है वो है अपनी सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत मानव की संस्कृति के बारे में अध्ययन किया जाएगा, उसके पहनावे के बारे में, बोलचाल भाषा के बारे में, वो सभी बातें जो संस्कृति से प्रभावित है उनका अध्ययन सांस्कृतिक भूगोल में किया जाता है। और इसके अलावा इसकी एक शाखा है ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक
भूगोल। ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत किस समय भूगोल के अंदर कौन कौन सी घटनाएं हुई है, उन सभी का अध्ययन ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो ये भूगोल के हमने दो भाग पढ़े, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, जिनकी अलग अलग शाखाएं हैं, उन सभी के बारे में पढ़ा है।